तो फ्रेंड्स, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है ना इंडिया में, मतलब इस बिजनेस में बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है। मतलब यहाँ पर आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप इस बिजनेस को फोकस करते हो तो। इस स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स होते हैं। थोड़ा स्पीड जाऊंगा मैं आज, बहुत सारा नॉलेज है बताने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी है। सबसे पहले कुछ टर्म्स जैसे प्रीमियम है, इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त करने के लिए जैसे 8,000 रुपये का प्रीमियम जाता है, तो इसको प्रीमियम। कई सारे लोग ऐसे भी जिनको हेल्थ इंश्योरेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे हम LIC में इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड बोलते हैं, यहाँ पे सम इंश्योर्ड बोला जाता है। मतलब जो अमाउंट जिस पे पॉलिसी होता है, जितने का कवरेज मिलेगा उसको हम सम इंश्योर्ड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर पॉलिसी धारक होता है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? जिसका बीमा होता है। कैशलेस क्लेम क्या होता है? मतलब ऐसी फैसिलिटी की इलाज के दौरान आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, सीधा पैसा हॉस्पिटल आपके क्लाइंट के बिहाफ पे कर देता है। फिर रियम्बर्समेंट क्या होता है? मतलब पहले पैसा आपका क्लाइंट देता है और बाद में उस पैसे को रियम्बर्स करवा लेता है, उसको रियम्बर्समेंट बोलते हैं। मतलब कंपनी से बाद में उसका क्लेम ले लिया जाता है पैसे का, तो उसको रियम्बर्समेंट कहते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल्स में कंपनी का टाई अप होता है, कंपनी से ऑलरेडी वो एसोसिएटेड होते हैं और उस इंश्योरेंस कंपनी के पेशेंट्स का इलाज उस हॉस्पिटल में होता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। एक होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। मान लीजिए मेरा हॉस्पिटल है और मैंने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप नहीं किया कि आपके क्लाइंट्स का हम इलाज करेंगे, पैसा आपसे ले लेंगे, तो हम हो गए नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स। फिर होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो पहले से चली आ रही है। एग्जाम्पल भी सामने लिखा हुआ, आप देख लेना, ठीक है। वेटिंग पीरियड हमारा क्या होता है? मतलब जिस बीच में कोई भी इंश्योरेंस कवरेज हमें नहीं मिलेगा, इसको हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट होता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें 24 घंटे के लिए आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके क्लाइंट को। जैसे कैटरैक्ट सर्जरी होती है, ये 2-3 घंटे में डॉक्टर इसका इलाज करके आपको घर को भेज देते हैं, आपके क्लाइंट को घर को भेज देते हैं, तो इसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। रूम रेंट लिमिट, कई बार हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है, पैकेजेस होते हैं, बेसिक, प्रीमियम, अल्टीमेट, जैसे हमारा SMP का जैसा उनका भी पैकेज होता है। तो वहाँ पर हर पैकेज का एक फीस होता है, ठीक है। उस फीस का बेसिक एक लिमिट होती है, हर रूम की कैपिंग होती है, जिसको मतलब बोलते हैं जो किराया है उसका वो कवरे होगा। उसके बाद में जो पैसा है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 3000 का रेंट है ऑफिस, सॉरी हॉस्पिटल के उसका रूम का, लेकिन वो अगर 3000 की लिमिट में आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो क्लाइंट है, जस्ट मोमेंट, आपका जो क्लाइंट है वो 3000 रुपये का ही क्लेम ले पाएगा, बाकी का पैसा उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा अगर उसे मतलब सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम चाहिए तो। उसके बाद में हमारा डिडक्टिबल होता है, मतलब तय रकम जो ग्राहक पहले खुद देगा उसके बाद वो बीमा चालू होगा। कई सारा डिडक्टिबल पॉलिसीज आता है, जैसे 10,000 रुपये डिडक्टिबल में पहले 10,000 रुपये खुद खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बट ये बहुत बकवास चीज़ होती है, डिडक्टिबल्स नहीं होने चाहिए, इससे कस्टमर्स को दिक्कत होती है। तो ये डिडक्टिबल वाली चीज़ को जरा अपनी कंपनी से पता कर लेना कि कोई डिडक्टिबल्स तो नहीं है, और ये बहुत पेनफुल होता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है क्लाइंट को। फ्लोटर पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसमें पूरा परिवार एक ही पॉलिसी में आ जाए, उसको फ्लोटर बोलते हैं, जिसको फैमिली फ्लोटर भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे रमेश है, रमेश ने 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लिया है, तो रमेश को एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी, बाकी पॉलिसी नहीं लेनी है, इंडिविजुअल पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद इंडिविजुअल पॉलिसी मैंने बताया था, नो क्लेम बोनस NCB बोलते हैं, मतलब जिस साल आपने पॉलिसी का क्लेम नहीं लिया आपका सम एश्योर्ड 10%, 20% बढ़ा दिया जाता है, इसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। मतलब क्लेम नहीं लेने के बदले जो बोनस दिया जाता है वो बोनस कुछ नहीं होता, मतलब आपका सम एश्योर्ड का लिमिट बढ़ा दिया जाता है। एक होता है टॉप अप प्लान, मौजूदा पॉलिसी के ऊपर आपने कोई कवरेज एक्स्ट्रा लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप चाहते हैं कि यार मेरा क्रिटिकल इलनेस भी कवर हो जाए या मेरा ट्रेवल इंश्योरेंस भी कवर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्रिटिकल इलनेस एक तरीके से टॉप अप हो गया। फिर होता है रीस्टोर बेनिफिट, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था मुझे स्टार्टिंग में। जब बीमा राशि खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी उतनी राशि उसमें ऐड ऑन कर देती है, उसके लिए कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं होता है।
बशर्ते कंडीशन ये होती है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं सीमा है यहाँ पे, ठीक है। सीमा ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 5 लाख रुपए उसके ही हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज में चले गए। और यहाँ पे क्या करती है, अगर उसी ट्रीटमेंट के लिए सीमा का और मतलब वो हो रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिफरेंस, उसको इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट पॉलिसीज होती है, तो सिंपल सा रिस्टोर को आप ऐसे समझते हो कि पॉलिसी में वही कवरेज दोबारा से स्टोर कर दिया जाता है विदाउट आस्किंग एनी पेमेंट। ये अच्छा बेनिफिट है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हर कोई जानता होगा, मतलब आपने एडमिट होने से पहले जो टेस्ट कराए उसका खर्चा, और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी, वो 3 महीने पहले से 3 महीने बाद तक के खर्चे मैक्सिमम कवरेज होते हैं। तो तो इलाज से पहले और इलाज के बाद के जितने भी खर्चे होते हैं, अगर ये कवरेज होते हैं तो उसको बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। 21 क्रिटिकल इलनेस, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, जैसे जानलेवा, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। अगर क्रिटिकल इलनेस राइडर या क्रिटिकल इलनेस टॉपअप नहीं लिया है, या क्रिटिकल इलनेस कवरेज ऐड नहीं है उसमें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप जितने भी क्लाइंट्स का बीमा कर रहे हैं आज के डेट में, उनको क्रिटिकल इलनेस कवरेज जरूर दीजिए, उससे उनका जो है फायदा होगा, ठीक है। ओके, एक होता है एक्सक्लूजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती उसको हम एक्सक्लूजन बोलते हैं। व्हाट इज एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा जिस भी पॉलिसी को आप रीड करें, बेचें, उसके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन लिस्ट को जरूर पढ़ लें आप। वो आपको पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जितने भी नए लोग हैं वो उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजिए, पीडीएफ रिक्वायर्ड या नोट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये पूरी की पूरी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाली होंगी वो मैं आपको भेज दूंगा, बाकी पीबीसी के स्टूडेंट्स को तो ये सारा कुछ मिलता ही है। ग्रेस पीरियड होता है कि मतलब पॉलिसी का ड्यू डेट जा चुका है और मेरी पॉलिसी जो है वो अभी भी चल रही है। ग्रेस पीरियड मतलब ये होता है मतलब कवरेज मेरा चल रहा है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता नहीं है। प्रीमियम की तारीख निकलने के बाद बीमा पॉलिसी का पॉलिसी तो चालू रहेगी लेकिन कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। पोर्टेबिलिटी, मान लीजिए आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है, आपने 5 साल पॉलिसी चलाई, अब आपने देखा कि भाई साहब इसका तो डेटा, हमारा डेटा तो टेलीग्राम पे बिक रहा है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपकी कंपनी 82% क्लेम दे पा रही है, 22% जो 18% क्लेम रिजेक्ट कर रही है, तो आप असमंजस की स्थिति में, तो इस कंडीशन में आप पोर्टेबिलिटी का फायदा उठा करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी अपनी बीमा पॉलिसी को ट्रांसफर कर सकते हो अपनी जिम्मेदारी पे, ठीक है। फिर है ओपीडी कवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट पेशेंट डिजीज होती है ना, जैसे मतलब इसको कैसे समझाऊं मैं, बिना भर्ती हुए, लिखा हुआ है यहाँ पे, बिना भर्ती हुए डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हर बार आप 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन तो करोगे नहीं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार आपको, जैसे मुझे टाइफाइड हुआ मुझे टाइफाइड हुआ परसों, उसका असर अभी तक है, ये खांसी पता नहीं कब जाएगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं डायग्नोसिस के लिए गया, डॉक्टर के पास गया, उसकी फीस पे करी हमने, और हमने वो टेस्ट किया, विडाल टेस्ट हुआ और एक दो पता नहीं कौन से टेस्ट किए उन्होंने, और दूसरे दिन रिपोर्ट आई, फिर कुछ मेडिसिन लिखी, कुछ मेडिसिन बाहर से हमें रेकमेंड की गई। तो अगर हमारे पास ओपीडी पॉलिसी नहीं होती तो वो जेब से हमारा सारा खर्चा जाता, बट ओपीडी पॉलिसी थी तो ओपीडी पॉलिसी के क्लेम से वो सारी चीजें, ऐसे के क्लाइंट का अपनी जेब से पैसा नहीं जाता। 8,000 से लेकर 25-50,000 तक की ओपीडी पॉलिसीज होती है मार्केट में। जैसे हमारे बच्चे हैं, प्रद्युम्न है, प्रार्थना है, अब छोटे बच्चे किसी घर में कब बीमार पड़ जाए कोई पता थोड़ा है ना, कब डॉक्टर के चक्कर ही लगते हैं, 3 चक्कर तो फिक्स है महीने का। अब ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल फ्रिक्वेंट विजिट हो रही है, हर बार में 1,000-500 रुपए की डॉक्टर की फीस, टेस्ट, ये कराओ वो कराओ, आधी बातें तो झूठ बोलते हैं वो लोग। क्या हो सकता है, उसके लिए आप अपने क्लाइंट्स को ओपीडी पॉलिसी दे सकते हो, ठीक है। अब 50 हैं, 50 देखिए, मैं तो, मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं पूरे तन मन धन से आपके बीच में आया हूँ। इसके लिए मैं तो चाहूँगा कि आप लोग पूरा अपना ज्ञान लीजिए, अपडेट लीजिए। इसका नोट्स आपको चाहिए होगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नॉर्मल खांसी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी।
सब लिमिट, कुछ बीमारियों या इलाज पर कंपनी की लिमिट होती है। मतलब जैसे कैंसर पे कंपनियां, ज्यादातर कंपनियां लिमिट डाल देती है, भैया हम तो कैंसर में 2 लाख तक की क्लेम देंगे, बाकी तो अपनी जेब से देना। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये बड़ी इश्यूज है। इससे अच्छा आप फिर क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। डिजीज वाइज कैपिंग, मतलब हर डिजीज की कैपिंग भी लगा देते हैं कि भैया इस इलाज के लिए हम 2 लाख का क्लेम देंगे, इस इलाज के लिए 3 लाख का, भले आप 1 करोड़ की बीमा ले लो, वो क्लेम देंगे सिर्फ कैंसर का 2 लाख रुपए का, जब तक आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं लिया हुआ है। ये कमाने के तरीके हैं उनके फालतू के, ठीक है। रूम रेंट की कैपिंग मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस भी होता है। रूम रेंट लिमिट से ऊपर जाने पर आपका क्लेम जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे 3,000 की रूम लिमिट है, लेकिन 6,000 रुपये वाला आपने रूम लिया तो 50% ही क्लेम मिलेगा, 50% आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस मतलब आधा अधूरा, ठीक है। आयुष कवर, आयुष मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारा ट्रीटमेंट का कवर कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। तो इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है, ये एक अच्छी चीज़ है। फिर होता है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ठीक है, या डॉक्टर कह रहा है कि यार ये तुम घर पे कर सकते हो, या मैं घर पे आ जाता हूँ। तो कोविड के दौरान काफ़ी सी सारी चीज़ें, ऑक्सीजन घर पे लगा लिया था, डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा था। तो यहाँ पर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे हो, किसी भी XYZ रीजन, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके और आपके क्लाइंट के और उसके हॉस्पिटल के बीच की बात होगी, तो उसमें कई सारे हॉस्पिटल्स कैश बेनिफिट भी देते हैं। तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन, किसी गंभीर बीमारी पर कंपनी एक और डॉक्टर की राय का खर्च उठाती है। कई बार में जब आप डाउटफुल होते हो, आपको एक डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता, ठीक है, कैंसर डायग्नोसिस कर लिया, दूसरे से भी कंफर्मेशन कराना चाहते हो, कंसल्टेशन, तो कई बार सेकंड मेडिकल ओपिनियन पर भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है, कई बार नहीं देती है। तो ये सारी चीजें जो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पूछना पड़ेगा। हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स, हर साल एक बार फ्री में हेल्थ चेकअप, ये सब लगभग सारी कंपनियां देती हैं। फ्री लुक पीरियड, फ्री लुक पीरियड नई पॉलिसी लेने के बाद में 15 दिन का, 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड है, मतलब जो फ्री लुक पीरियड है वो आपको मिलता है। पहले 15 दिन था, अभी वो 30 दिन का हो चुका है, ठीक है। पॉलिसी को बंद करा करके आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। फिर होता है मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड कहने में तो बड़ा क्या अजीब सा वर्ड है ये, ठीक है। 8 साल के बाद में कंपनी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती थी पहले, अब इसको जो है कम किया जा चुका है, 5 साल के आसपास शायद ये हो गया है। अगर 5 साल तक, ये पुराना डेटा है, सॉरी, ठीक है, इसको 5 साल कंसिडर करें आप, 5 साल के आसपास अगर पॉलिसी चल चुकी है, उसके बाद क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता है IRDA के सितंबर के मास्टर सर्कुलर के हिसाब से। फिर होता है क्यूमुलेटिव बोनस, मतलब बिना क्लेम के सालों के लिए बीमा राशि में जो बढ़ोतरी होती है उसको क्यूमुलेटिव बोनस बोलते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। मैं तो जैसे मैं हूँ, मैंने आज तक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लिया, 7 साल हो गए। तो जितने साल में मैंने क्लेम नहीं लिया, जब तक मेरा पॉलिसी सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता, तब तक ये क्यूमुलेटिव बोनस उसमें ऐड होते रहता है कई बार। इसको आप नो क्लेम बोनस भी कह सकते हैं एक तरीके से, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है। एम्बुलेंस कवरेज, एम्बुलेंस कवरेज तो आपको पता ही है। जोन बेस्ड प्रीमियम, जैसे दिल्ली में है, यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, तमिल, ऐसे जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पर ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसके लिए जोन बेस्ड मतलब प्रीमियम्स डिसाइड होती है इंश्योरेंस कंपनी में। अगर आप वही आधार कार्ड लगा के गाँव का एड्रेस प्रूफ पे वो कराओगे तो प्रीमियम कम आएगा, वही आप नोएडा का लगाओगे प्रीमियम ज़्यादा आएगा। तो ऐसा होता है। इंटरनल कॉग्निशियल डिजीज, जन्मजात बीमारियां होती हैं, अंदरूनी बीमारियां, कुछ पॉलिसीज में कवर होती है, कुछ में पॉलिसीज नहीं कवर नहीं होती, जैसे किडनी हो गया, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, पोलियो हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर करती हैं, कई सारी कंपनीज नहीं करती। इसीलिए मैं बोल रहा था आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पूरी लिस्ट अच्छे से देख लें। एक्सटर्नल डिजीज, जन्मजाति बाहरी रोग होते हैं, ठीक है, जन्म से हाथ की बनावट में समस्या है, जैसे आपने कई लोग देखे होंगे होठ कटा हुआ होता है उनका, उंगलियां 8-10 हो जाती हैं कई बार में। तो इस टाइप का अजीबोगरीब टाइप का अगर कोई एक्सटर्नल डिजीज है, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में कई कंपनीज कवर करती हैं उसके ट्रीटमेंट का, कई कवर नहीं करती हैं। अब आप सोचो हेल्थ इंश्योरेंस में कितना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेडिकल अंडरराइटिंग तो आप जानते ही, मेडिकल अंडरराइटिंग मतलब बीमा लेने से पहले जो मेडिकल ओपिनियन होती है
उसको जांचना ही मेडिकल अंडरराइटिंग होता है। लोडिंग, लोडिंग लगा दिया बोलते हैं ना। हेल्थ रिस्क ज्यादा हो तो प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं स्मोकिंग कर रहा होता तो मेरा जो प्रीमियम है वो एज कंपैरेटिवली ज्यादा होता जो व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता है, क्योंकि उस फॉर्म में पूछा जाता है डू यू स्मोक, डू यू ईट टोबैको, डू यू यूज लाइक डू यू ड्रिंक। ऐसे करके हमारी लाइफस्टाइल, हॉबीज, लाइफस्टाइल, उसको हमें मतलब हमारे आदतों के बारे में पूछा जाता है। उसके बेसिस पे लोडिंग लगती है या नहीं लगती है। मतलब लोडिंग मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स ग्रेटिया पेमेंट होता है। मतलब कंपनी ने इंसानियत के नाते 20,000 रुपये दे दिया जबकि क्लेम उसका रिजेक्ट हुआ था, और ये आज के डेट में बहुत कम होता है। सब इंश्योरेंस कंपनियां पैसा बनाने के लिए मार्केट में आई है, कोई एक्स ग्रेटिया पेमेंट नहीं होता। मैं आपको ये भी बता दूँ, वंस इन अ ब्लू मून अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है। क्लेम रेशियो आप सभी को पता ही होगा। जिस कंपनी ने मान लो 100 में से 18 क्लेम रिजेक्ट कर दिए तो उसका 82% के आसपास हो गया। अगर आपने 100 में से 90 क्लेम पास किए तो उसका 90% का क्लेम रेशियो हो गया। बट क्लेम रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्लेम रेपुटेशन रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कितने अमाउंट का, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए मांगे, क्या आपने 1 करोड़ रुपए दिए? कहीं 10 लाख में तो सेटल नहीं कर दिया। आप क्लेम तो अप्रूव किया लेकिन अमाउंट कितना किया, ये वाला रेशियो भी आप आईडीआरटी की वेबसाइट से चेक करें। अब देखिए थर्ड पार्टी टीपीए, मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी ने हर हॉस्पिटल में अपने बंदे बैठा ले होते हैं, और अगर नहीं भी बैठा ले होते तो आज के डेट में थर्ड पार्टी टीपीए करके आ जाता है। इसको टीपीए बोलते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये स्टैंड अलोन बाहरी एक्सटर्नल कंपनीज होती हैं जिनका धंधा ही इस बात पे चलता है कि भाई एक काम करते हैं, हम सारी इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं कि हम आपका जो भी कस्टमर उस हॉस्पिटल में आएगा उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, बिलिंग है, उसका जो उसका जो क्लेम डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ हम करा के दे देंगे, उसका हम चार्ज करेंगे। तो वो इंश्योरेंस कंपनी और टीपी के बीच की बात होती है कई बार, और कई बार क्लाइंट से भी कुछ चार्जेस वो लेते हैं, बट दैट इज टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इंश्योरेंस क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में थर्ड पार्टी का एक एडमिनिस्ट्रेशन रोल निभा रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। पीईडी डिक्लेरेशन, प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेरेशन इसको हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, आपके क्लाइंट को कोई पुरानी बीमारी है, ठीक है, कोई मतलब उसको फॉर एग्जांपल शुगर है, थायराइड है, या कोई और डिजीज है, तो उसको हम पीईडी डिक्लेरेशन बोलते हैं। वो बीमा लेते समय बताना पड़ता है। ग्रेस रिन्यूअल क्लॉज, अगर समय पर रिन्यू ना हुआ फिर भी 30 दिन का रिन्यूअल के लिए आपको मौका मिलेगा आपके क्लाइंट को। ठीक है। 25वें दिन से, मतलब वो क्लेम तो कवरेज नहीं मिलता है बट रिन्यूअल आप करा सकते हैं। लिमिट ऑन कंज्यूमेबल्स, दस्ताने हो गए, मास्क, सैनिटाइजर, जैसे कई सारी चीज़ें ऐसे होती है जो भी डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें कई बार में वो कवरेज होता है, कई बार में नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ कंज्यूमेबल। जो ऐसे कंज्यूम करने वाले सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, कैप्स हो गए, कॉस्ट्यूम्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रुई हो गया, है ना, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, उनका कवरेज कई बार कई कंपनियां देती, कई बार नहीं। और वेलनेस बेनिफिट, मान लीजिए आप सुबह जॉगिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, कुल मिला करके आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस बहुत कम है। वर्स्ट केस सिनेरियो कि एक्सीडेंट ही हो जाए तो जाना ही पड़ेगा, बट डिजीज के हिसाब से आप नहीं जाने वाले क्योंकि आप हेल्थ को मेंटेन कर रहे हो। तो ऐसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ वेलनेस बेनिफिट्स देती है, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देती है, सम एश्योर्ड बढ़ा देती है, कुछ अलग अलग 5% प्रीमियम पे छूट दे देगी आपको रिन्यूअल के टाइम पे, ऐसा कुछ करती है। तो ये 50 टर्म्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप नए इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं, सो दैट यू पीपल विल गेट एन आइडिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी सर, सबको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, पीडीएफ आपको दे देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, अभी तक तो मैंने आपको खाली टर्म्स बताया और 40 मिनट वेस्ट हो गया। तो आप स्टोरी बेस्ड कुछ अपना प्रेजेंटेशन तैयार करिए, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करिए, उनका डेटा खंगालिए, उनके बारे में कुछ वीडियो फुटेज निकालिए, कुछ आप इमेजेस निकाल लीजिए, न्यूज़पेपर कटिंग निकाल लीजिए, एक स्टोरी लाइन बनाइए आप। ठीक है, उसमें आप कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल दिखाइए लोगों का कि सर देखो आप इतना इसको हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर रहे हो, बट ये देखिए ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास में आते हैं। ये डर का सवाल, डर का नहीं है सर, सवाल है कि आप सच को फेस करिए, ये टालने वाली चीज़ नहीं है।
एक बार कोई इंसान रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी टाल देगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस टाल रहा है तो मतलब समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, माइंडसेट में गड़बड़ है। तो वही माइंडसेट आपको सही तरीके से क्लाइंट को रखना पड़ेगा। देखो ना, अगर इंश्योरेंस है और 5 लाख रुपए का क्लेम है तो पूरा का पूरा अमाउंट जीरो हो गया, मतलब कस्टमर की जेब से, सर आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। आईसीयू में 3 दिन में सर 1.5 लाख का खर्चा, अस्पताल में भर्ती होने का 2 लाख रुपए खर्चा, दवाइयों का टेस्ट 50,000 रुपए का, ठीक है, बीमा कवरेज मतलब कुल मिला करके अगर कोई अमाउंट मिसमैच भी हो रहा है तो वो ध्यान मत दीजिए। सिंपल सा आप ये सोचिए कि आपके पास में, आपके क्लाइंट के पास में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने से फायदा ये होगा कि उसकी जेब पर असर नहीं पड़ेगा या बहुत कम असर पड़ेगा। हिडन क्लॉज एक्सप्लेन, कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में बताए नहीं जाते हैं, जिसमें क्लाइंट को कल को दिक्कत होती है, ठीक है। एक एजेंट के तौर पर आप क्लाइंट को अगर ये समझाएंगे तो आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और जो क्लाइंट है वो आपसे बात भी करेगा। वेटिंग पीरियड, हमेशा अपने क्लाइंट को आप बताइए वेटिंग पीरियड कैसा है, क्या है करके, ठीक है। मैटरनिटी के केस में 9 महीने से 2 साल तक आप पॉलिसी नहीं दे सकते। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस होती हैं जहाँ पे 1 से 2 साल का होता है। तो टिप ये कि क्लाइंट को साफ साफ बताएं कि सर इस डिजीज में इतना वेटिंग पीरियड है, तभी आप उस पॉलिसी को करवाएं, अन्यथा कल को क्लेम रिजेक्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की क्लॉज भी उनको बताएं, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन देना जरूरी है। अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो मेडिकल हिस्ट्री को रिजेक्ट हो जाएगी और वहाँ पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मेडिकल हिस्ट्री वो आपने बता रहा है उसको वेरीफाई कराएं। को पेमेंट का क्लॉज भी क्लाइंट को अच्छे से बताएं कि सर इसमें आपको 10%, 20%, 30% पहले पे करना पड़ेगा, तब जा करके आपका इलाज यहाँ पे शुरू हो पाएगा, अगर ऐसा है तो। लेकिन आज के डेट में को पेमेंट ऑप्शंस बहुत कम रखती है इंश्योरेंस कंपनीज। रूम लिमिट उनको बताएं, ये मत बताएं कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको मिलेगा सर, ये भी बताएं कि उस रूम की लिमिट कितनी है। पता चल रहा क्लाइंट ने सोचा भैया मेरे को तो डबल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा, आप ले जा रहे सिंगल स्टैंडर्ड में, वो वहाँ पे क्वेश्चन रेज करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को अच्छे से गाइड कर दीजिए कि सर ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि रूम लिमिट हमारा इतना है, तो इसी रूम टाइप के रूम में आपको शिफ्ट होना है। डिजीज स्पेसिफिक, कैटरैक्ट हो गया, हार्निया हो गया, यहाँ पर कई सारा क्लेम में अमाउंट फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा जो सब लिमिट है हमारी, इससे ज़्यादा हम क्लेम नहीं दे पाएंगे, ये भी क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा। नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, ग्लव्स, कॉटन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, थर्मोमीटर, बहुत सारा कुछ होता है। तो कई बार तो मतलब इंश्योरेंस कंपनीज या हॉस्पिटल्स 10,000, 5,000 रुपये पहले ही रखवा लेती हैं रिफंडेबल के तौर पर। रिफंड कुछ करते नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। 30 दिन इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, ये आपको क्लाइंट को बताना है। परमानेंट एक्सक्लूजन क्लॉज आपको बताना पड़ेगा अगर कुछ बीमारियां कवर नहीं होती हैं कभी भी, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गया, डेंटल हो गया, इन्फिनिटी ट्रीटमेंट हो गया, HIV एड्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये मतलब कवर ही नहीं होंगी, मतलब कभी भी कवर नहीं होंगी। तो वो आपने अपने इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट में चेक करें, आपको पॉलिसी वर्डिंग में सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। रिस्टोर बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैशलेस सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में होता है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पर रिइंबर्समेंट फैसिलिटी मिलेगी। कैशलेस अप्रूवल का मतलब फुल अप्रूवल नहीं होता, कैशलेस अप्रूवल का मतलब ये भी हो सकता है कि पार्शियल अप्रूवल आया, थोड़ा पैसा आपको जेब से भी डालना पड़ सकता है। तो ये आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके कंफर्म करना होगा क्लाइंट को। कैशलेस सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही मिलता है बहुत बार, अगर हम रिइंबर्समेंट की बात करें वो तो कहीं भी हो जाता है। इमरजेंसी में भी कैशलेस क्लेम कई बार रिजेक्ट हो जाता है, इसके लिए अपने क्लाइंट को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बता दो, कोई भी गलत जानकारी नहीं बतानी है ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो। कैशलेस का टाइम विंडो भी होता है, कई बार क्लाइंट मतलब हॉस्पिटलाइजेशन आज हुआ है, क्लेम डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है 3 साल के बाद में, कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास नहीं करेगी। हॉस्पिटल एडमिशन के बाद में मिनिमम 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में आपको डिटेल्स भेजनी पड़ती है, ये अपने क्लाइंट को बताइए। रिइंबर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस आप उनको बताएं, PDF भेज दूंगा, पढ़ लेना आप, ठीक है। कैशलेस मिलना राइट नहीं होता, बल्कि एक सिंपल फैसिलिटी होती है, आप वहाँ लड़ना नहीं है क्लाइंट को कि भैया कैशलेस क्यों नहीं दे रहा हूँ। ये इंश्योरेंस कंपनी और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के बीच की डील होती है कि भाई हम कैशलेस। नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे मैं खुद भी प्रभावित हूं, और वो है और दूसरा कोई नहीं है, वो है कृष्णा लोधियाल। क्योंकि उसके बारे में मुझको पता चला था कि वो 365 दिन, पूरे साल के 365 दिन
और हर दिन एक अच्छा वीडियो डालता है, हर एजेंट को शिक्षित करता है। उससे 60-65 हजार एजेंट भी जुड़े हुए हैं। तो मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ और वो ये सारे काम निःशुल्क किए हैं उसने, इसका कोई चार्ज नहीं लिया उसने। और ये 365 दिन उसके फॉर्चुनेटली ये 5 जून को पूरे हो रहे हैं, तो उसने मुझको भी निमंत्रण दिया है कि 8 जून को वो एक गालिब ऑडिटोरियम में एक मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें उसने मुझको एज ए चीफ गेस्ट वहां बुलाया, या चीफ स्पीकर कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम सारा दिन वहां चलेगा। तो मुझको बहुत ही अच्छा लगा और उसके विचार भी अच्छे लगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, क्योंकि मुझको कई लोगों के फोन आते हैं कि सर आपसे मुलाकात कब हो सकती है। तो एक अच्छा मौका है कि मैं भी अपने उन लोगों से मिलूं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, और 8 तारीख को हम उसके कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैक्सिमम हम लोग आके कार्यक्रम को भी सफल बनाएं, और आप वहां हमारे विचार भी सुनेंगे। और दूसरी चीज है कि उसने कुछ एजेंटों के लिए कुछ सोशल मीडिया पे भी कुछ उसने उसके माध्यम से बिजनेस बढ़ाने के बहुत कुछ उपाय उसने निकाले हुए हैं, जो शेयर भी करेगा। और मुझको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी मीटिंग बहुत ही अच्छी होगी। और मैं आपसे आशा भी करता हूँ और ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि उस दिन यानी 8 जून को मुझसे मिलने के लिए जरूर आएं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस प्रोग्राम को भी सफल करें। और बाकी वहाँ हमारे विचार जो होंगे आपस में हम लोग बातचीत भी करेंगे, सारा दिन प्रोग्राम चलेगा। तो दोस्तों बाकी बातें मिलने पे करेंगे।